हे हेलो एवरीवन, दिस इज रितु और स्वागत है आप सभी का सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़ में। तो इस सीरीज़ में सोशल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं और इसमें हमारी काफ़ी सारी क्लासेस पहले भी हो चुकी हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो सीक्वेंस से सभी क्लासेस को देखें। हम सीक्वेंस से ही सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो ये जो हम सॉल्यूशन देख रहे हैं, लेटेस्ट जो एग्ज़ाम्स हुए थे उनका सॉल्यूशन देख रहे हैं। दिसंबर 2021 और जनवरी 2022 में जो आपके एग्ज़ाम्स हुए थे उनका सॉल्यूशन देख रहे हैं। तो आज जो क्वेश्चन पेपर हमने लिया है वो है 24 दिसंबर 2021 का। इसके कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आगे के क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन सोशल मीडिया, फेसबुक पेज, इंस्टा आईडी एंड टेलीग्राम चैनल, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो हमारी आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है स्टेटमेंट से रिलेटेड। दो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, इसमें बताना है आपको कि कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी गलत है और एक्सप्लेनेशन भी बतानी है कि कौन सी इसमें एक्सप्लेनेशन सही है या गलत है। तो करेक्ट आंसर इसका देख लेते हैं। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। बोथ ए एंड बी आर ट्रू। दोनों ही स्टेटमेंट जो है करेक्ट है और एक्सप्लेनेशन जो है वो भी बिल्कुल सही दी हुई है। हेनरी विबियम डेरोजिया के छात्रों ने परंपरा और रीति रिवाजों का खंडन किया। महिलाओं के लिए इन्होंने शिक्षा की मांग की और विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए अभियान चलाया। तो हेनरी विबियन की बात करें तो ये एक इंग्लिश के लेक्चरर थे, साथ ही समाज सुधारक भी थे। तो इन्होंने जो अपने छात्र थे उनको भी कुछ इसी तरह की शिक्षा दी जिन चीज़ों को ये मानते थे। तो जो ट्रेडिशन या फिर जो कस्टम्स जो वैसे थे, जो रूढ़िवादी थे, उनका इन्होंने खंडन किया और इन्होंने महिलाओं की शिक्षा पर जोर दिया, महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए जोर दिया, उनके अधिकारों की बात करी और शिक्षा की बात करी इन्होंने महिलाओं की। साथ ही साथ जो विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है, यानी कि अपने विचार रखना या फिर अपना जो चाहे वो बोलना, यानी कि अपने विचार रखना किसी भी तरह से, उसके लिए इन्होंने अभियान चलाया। तो पहली स्टेटमेंट सही है और जो एक्सप्लेनेशन दी हुई है वो भी बिल्कुल सही है। हेनरी के कट्टरपंथी विचार थे और उन्होंने विद्यार्थियों को सभी प्रकार की सत्ता पर सवाल उठाने के लिए प्रोत्साहित किया। तो इन्होंने जैसे खुद से कट्टरपंथी होता है किसी भी चीज़ के लिए स्ट्रॉन्ग बिलीव्स होना, यानी कि वो एक तरह से जो स्ट्रॉन्ग बिलीव्स होती हैं, जैसे मान लो कोई किसी धर्म को मानता है तो उसको बहुत स्ट्रॉन्गली वो फॉलो करता है, मतलब कि ज़रा भी उसमें ढील नहीं बरतता है। इसी तरह से होता है कट्टरपंथी। वो चाहे किसी भी फील्ड से हो सकता है। कट्टरपंथी होना मतलब एक तरह से स्ट्रॉन्ग बिलीव होना उस चीज़ में। तो इनके विचार जो थे कट्टरपंथी थे, वैसे ही ये जो अपने विद्यार्थी थे उनको भी सिखाते थे और ये कहते थे कि जो सत्ता होती है, यानी कि मान लो कोई भी हो सत्ता में, किसी की भी गवर्नमेंट हो, उस पर आपको सवाल उठाना है, यानी कि अगर वो कुछ गलत करते हैं तो आपको उनको पूछना चाहिए कि इसके पीछे मकसद क्या है। तो इसी तरह से उन्होंने छात्रों को भी प्रोत्साहित किया। तो दोनों ही जो है हमारी स्टेटमेंट सही है और एक्सप्लेनेशन भी सही दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हिस्ट्री का क्वेश्चन है ये, और जो ये अगला क्वेश्चन है वो भी हिस्ट्री से ही लिया गया है। तो इसमें स्टेटमेंट्स दी हुई हैं 3 और इनमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी गलत है। तो इसमें अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ओनली बी इज़ ट्रू। तो बी जो स्टेटमेंट है सिर्फ वही सही है। इसमें कट्टरपंथी मैं बता चुकी हूँ। कट्टरपंथी वही जो किसी भी चीज़ में स्ट्रॉन्ग बिलीव्स होते हैं कि जिसके, और कट्टरपंथियों ने तर्क दिया कि लोगों को सरकार के नेक इरादों के भरोसे नहीं रहना चाहिए। ऐसा होता है ना कि गवर्नमेंट बताती है कि हमारे इस चीज़ को लेकर के अच्छे इरादे हैं, इंटेंशंस हमारी बुरी नहीं हैं, हमारी इंटेंशंस जो हैं सही हैं। तो इन्होंने ये तर्क दिया कि इसके सरकार के भरोसे नहीं रहना चाहिए। तो बाकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो गलत हैं। तो बी इसमें सही है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन से रिलेटेड। ये मॉडर्न हिस्ट्री से लिया गया है, यानी कि क्लास 8th की हिस्ट्री में ये आपको मिलेगा टॉपिक, और इसके बारे में स्टेटमेंट्स दी हुई है 3। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बोथ बी एंड सी आर ट्रू। तो इसमें देखो असहयोग आंदोलन में बेसिकली हुआ क्या था उसके बारे में ये पॉइंट्स दिए हुए हैं। और इसमें देखो असहयोग से ही पता चल रहा है कि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट था, यानी कि जब भारतीयों ने अंग्रेजों का सहयोग करने से मना कर दिया था तब छिड़ा था ये मूवमेंट, असहयोग आंदोलन यानी नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। अब अगर आप किसी का सहयोग नहीं करते हैं उसके व्यापार में, किसी भी चीज़ में, तो एक तरह से आप असहयोग कर रहे हैं। तो वैसे ही था ये असहयोग आंदोलन भी। तो इस आंदोलन के दौरान ब्रिटिश उपाधियों को आत्मसमर्पण कर दिया, यानी कि जैसे कुछ टाइटल दिए हुए थे, जैसे किसी को सरदार का टाइटल दिया है या किसी को डॉक्टर का टाइटल दिया हुआ है, उस तरह की जो उपाधियाँ होती थी वो उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश उपाधियों को रिटर्न कर दिया भारतीयों ने। इसके अलावा विधानमंडलों का बहिष्कार किया। विधानमंडल कहा कि यहाँ पे विधानमंडल नहीं चाहिए।
दूसरा क्या है, इस आंदोलन के दौरान लोगों ने विदेशी कपड़ों के सार्वजनिक अलाव जलाए, यानी कि जो कपड़ा फॉरेन से आता था, विदेशों से आता था, उसको जला दिया कि हम भारतीय कपड़े पहनेंगे, भारत में बने हुए सूती कपड़े पहनेंगे, विदेशी नहीं पहनेंगे, इनका व्यापार बंद करो और हम बिल्कुल भी इनका किसी भी चीज़ में सहयोग नहीं करेंगे। तो बी और सी इसमें सही हो जाएगा। तो देखो अब बी और सी सही है, तो इसी हिसाब से आपका ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों? देखो मैंने भी बताया कि उन्होंने विदेशी कपड़ों की होली जलाई, विदेशी कपड़े जला दिए उन्होंने, कि मतलब हम कोई भी विदेशी सामान इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसका क्या मतलब है कि इस अवधि के दौरान विदेशी कपड़े के आयात में वृद्धि नहीं होनी चाहिए, कमी आनी चाहिए। तो ये इसीलिए गलत हो जाएगा, क्योंकि देखो जब हम विदेशी कपड़े यूज़ नहीं करेंगे तो वो आएंगे भी क्यों, उनका आयात भी क्यों करेंगे हम, जब उनको हम इस्तेमाल ही नहीं करेंगे। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें थी जिनका हमने बहिष्कार किया था और इसी वजह से ये असहयोग आंदोलन इसका नाम पड़ा। तो बी और सी इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पॉलिटी से रिलेटेड है। अभी कुछ क्वेश्चंस पॉलिटी के आएंगे इसमें। तो जब भारत का संविधान पहली बार अपनाया गया था, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कितने वर्ष की आयु से ऊपर प्रस्तावित किया गया था? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के बारे में हम पढ़ चुके हैं पॉलिटी में अच्छे से, और इसमें भी अगर आप ये सीरीज रेगुलर फॉलो कर रहे हैं तो कई बार ये इस चीज़ का जिक्र हो चुका है, मैं आपको अच्छे से बता चुकी हूँ। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी जो होती है वो होती है एक एज निर्धारित होती है इसमें कि इस एज या फिर इस एज से ऊपर के सभी लोगों को वोटिंग राइट मिलेगा, वो चाहे किसी भी वर्ग से हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी कास्ट का, मतलब किसी भी वो क्लास का हो, गरीब हो या अमीर हो, महिला हो या पुरुष हो, तो सभी को वोटिंग का राइट मिलेगा। वही होता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, यानी कि वोटिंग के नाम पर कोई भेदभाव नहीं होगा। तो ये जो एज डिसाइड की गई थी वो क्या थी जब संविधान में ये एज लिखी गई थी? अब तो आपको सभी को पता है कि अब तो 18 साल इसकी एज है, लेकिन जब कितनी एज थी जब संविधान में इसका उल्लेख किया गया था? तो जब थी एज 21। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले एज 21 थी वोटिंग के लिए, अब ये घट करके कितनी हो गई है? 18 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्योग्राफी से रिलेटेड। सूर्य से दूरी के क्रम में ग्रहों का सही क्रम कौन सा है? तो देखो ग्रहों का सही क्रम आप याद रख लेंगे, क्योंकि क्या है ना, इससे किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ग्रहों का सही क्रम पूछा जा सकता है, या फिर कुछ और चीज़ पूछी जा सकती है, या फिर ये पूछ लिया जाता है कि जो एस्टेरॉयड बेल्ट है वो किन ग्रहों के बीच है। अगर आपको सीक्वेंस याद रहेगा तो आप इस बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स इजीली दे पाएंगे। तो इसलिए इसका क्रम जरूर याद कर लें। क्रम आपको इजीली याद हो जाता है, कोई ट्रिक की भी ज़रूरत नहीं है इसमें। सीक्वेंस से अगर आप इसको ऐसे पढ़ लेंगे ना, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण। अरुण वरुण इंग्लिश में कहते हैं यूरेनस नेपच्यून को। तो यूरेनस नेपच्यून से भी आप याद रख सकते हैं, अरुण वरुण से भी याद रख सकते हैं आप, क्योंकि अरुण वरुण जो हम ये ट्रांसलेशन करते हैं इसमें भी नहीं लिखा आता है, तो इसलिए यूरेनस नेपच्यून से ही याद कर लें तो अच्छा रहेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। तो जैसे सूर्य है यहाँ पर, सूर्य यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, तो इस तरह से कुछ क्रम चलता है इनका ग्रहों का। तो बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण। तो ये जो है आप इंग्लिश में देख सकते हैं, मरकरी वीनस अर्थ मार्स जुपिटर सैटर्न यूरेनस नेपच्यून। इनको इंग्लिश हिंदी दोनों में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक लैंग्वेज में कंफ्यूज होते हैं तो दूसरी लैंग्वेज आपको बचा सकती है। कभी कभी पूछा जाता है कि एस्टेरॉयड बेल्ट जो है वो कहाँ पर है, तो ये है मंगल और बृहस्पति के बीच में, मार्स और जुपिटर के बीच में, तो ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देशांतर को भारत का मानक मध्याह्न रेखा कहा गया है? तो इसमें जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट जो है वो माना गया है भारत का मानक मध्याह्न रेखा, यानी कि स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। देखो इसका मतलब अगर आपको नहीं पता है तो मेरी ज्योग्राफी की क्लास देख लेना, मैंने ज्योग्राफी में ये डिटेल में कराया हुआ है। बेसिकली एक टाइम जोन मान लिया जाता है पूरे देश का, जब क्षेत्रफल ज़्यादा होता है तो एक टाइम जोन रख लिया जाता है और उसी टाइम के अकॉर्डिंग फिर पूरे देश में वो टाइम माना जाता है। क्योंकि हमारे देश का अगर आप देखें तो इस तरह से देशांतरी विस्तार काफ़ी है। अब अगर हम यहाँ का टाइम देखें और यहाँ का टाइम देखें तो लगभग 2 घंटे का अंतर रहता है, 2 या पौने 2 घंटे का, तो फिर दिक्कत आती अगर एक टाइम जोन नहीं होता। तो हमने यहाँ बीच में एक टाइम जोन रख लिया है जो यहाँ के लोग भी मानेंगे और यहाँ के लोग भी मानेंगे, तो वही होता है ये स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। तो ये पड़ता है 82 डिग्री 30 मिनट पे। तो जो देशांतर का जो मापन होता है उसी से लिया गया है, तो ईस्ट में आता है ये बेसिकली। तो ये हो जाएगा 4th ऑप्शन करेक्ट इसका। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं डिटेल में मैंने लिखा हुआ है। तो देखो देशांतर अगर आपने पढ़ा होगा, लॉन्गिट्यूड लाइंस के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो चैप्टर 2 ज्योग्राफी में पढ़ लें, एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं या तो फिर मेरी क्लास से भी पढ़ सकते हैं, मैंने कराया हुआ है डिटेल में। तो उसमें मैंने ये सारी डिटेल समझाई हुई है, किस तरह से टाइम का गैप होता है और किस तरह से उसको मैनेज करने के लिए हमने एक देशांतर मान लिया है मानक समय रेखा।
तो ये मानक समय रेखा जो हमने मानी है इसको कहते हैं हम भारतीय मानक समय, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इस टाइम के अकॉर्डिंग ही आपका ईस्ट में भी टाइम माना जाएगा और वेस्ट में भी टाइम माना जाएगा, तो वही टाइम होगा पूरे इंडिया में मान्य। तो उसी हिसाब से आप टाइम इसको देख सकते हैं। तो ये डिग्री से कैसे कैलकुलेशन करते हैं समय की, अगर आपको खुद से टाइम निकालना हो तो डिग्री में कैलकुलेट करना भी मैंने आपको सिखाया हुआ है उस क्लास में, तो उसको आप डिटेल में देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मानक यमोत्तर, देखो यहाँ से ये गुजर रही है, क्या स्टेट से होकर के गुजरती है? तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कौन कौन से स्टेट से ये लाइन होकर के गुजरती है। तो कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैपिंग से रिलेटेड, ज्योग्राफी से लिया गया है ये भी। तो ये जो दिए हुए हैं हमें 3 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं और इसमें हमें बताया गया है, मतलब सॉरी हमसे पूछा गया है कि कौन सा जो पेयर है वो बिल्कुल सही मैच हो रखा है। तो मतलब कि ये जो लाइन दिए हुए हैं पारंपरिक प्रतीक यानी कन्वेंशनल सिंबल्स, इसकी जो एक्सप्लेनेशन दी हुई है ये सही है या गलत है, ये हमें बताना है। इस तरह से सभी का बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, जो ए है वो करेक्टली मैच है, बाकी ये गलत है। अब देखो इसको डिटेल में समझ लेते हैं कि स्केच क्या होता है या फिर प्लान क्या होता है, कन्वेंशनल सिंबल्स क्या होते हैं। इसको आपको समझना ज़रूरी है, इससे क्वेश्चन ज़रूर आता है। आपका जो मैपिंग वाला चैप्टर है उससे लिया गया है, चैप्टर 4 है क्लास 6 का, उसको डिटेल में पढ़ लेंगे, मैंने कराया हुआ भी है। कन्वेंशनल सिंबल्स बेसिकली वो होते हैं जिसके द्वारा जो है हम पूरे वर्ल्ड में ये मैपिंग की लैंग्वेज को समझते हैं। जो मैप पे आप ये इस तरह के सिंबल्स देखते होंगे, कहीं कुछ इस तरह के सिंबल दिखेंगे आपको, कहीं इस तरह के सिंबल दिखेंगे, कहीं आपको ये ब्लू कलर की लाइन दिखेगी, कहीं आपको इस तरह की ब्लैक लाइन दिखेगी। तो ये आखिर है क्या? तो देखो मानचित्रों की एक यूनिवर्सल लैंग्वेज होती है। यूनिवर्सल लैंग्वेज का मतलब होता है जिसे वर्ल्ड में कहीं भी जाओ हर कोई समझ ले, एक ही तरीके से समझ ले उसको, तो सभी समझ लें उसको ही हम कहते हैं क्या? यूनिवर्सल लैंग्वेज यानी सार्वभौमिक भाषा। तो किसी न किसी उद्देश्य के लिए विभिन्न रंगों का उपयोग इसमें किया जाता है, यानी कि अगर हम माउंटेन्स को दिखा रहे हैं तो ब्राउन कलर का यूज़ करते हैं, अगर हम रोड को दिखा रहे हैं तो एक तरह से ब्लैक कलर का हम यूज़ कर लेते हैं, नदी को दिखा रहे हैं तो ब्लू कलर का यूज़ कर लेते हैं, पठार को दिखा रहे हैं तो पीले कलर का हम यूज़ कर लेते हैं। तो इस तरह से हम अलग अलग कलर का यूज़ करते हैं। ग्रीन कलर होता है पेड़ों के लिए। तो इस तरह से देखो हम ये सिंबल्स का जो यूज़ करते हैं, ये अगर मैं वर्ल्ड में कहीं भी लेकर के जाऊँ, किसी और कंट्री में लेकर के जाऊँ, तो हर कोई ये बता देगा ये मैप पर क्या बना हुआ है। तो यही होती है एक तरह से यूनिवर्सल लैंग्वेज, जिसको कि हम कन्वेंशनल सिंबल्स के थ्रू दर्शाते हैं। और यही कन्वेंशनल सिंबल्स जो हैं यही जो बड़े से मैप को समझने में हमें आसानी करते हैं। तो इनको हिंदी में पारंपरिक चिन्ह भी कहते हैं और रूढ़ि चिन्ह भी कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है स्केच। स्केच के बारे में दिया हुआ है कि स्केच जो है एक तरह से ये एक ड्राइंग होती है जो मेमोरी बेस्ड होती है। एक तरह से हम कहेंगे ये स्केलिंग के लिए नहीं होती है, मतलब नाप तोल इसमें नहीं करते हम कितने इंच कितने सेंटीमीटर। इसको हम ऐसे ही ड्राफ्ट के तौर पर बना लेते हैं। मैं ये कहूँगी जैसे कि मान लो हमें कहीं एक कॉलोनी का चित्र बनाना है या फिर बस स्टैंड के आसपास का एरिया हमें दिखाना है, तो हम क्या करेंगे, हम कुछ इस तरह से बना लेंगे कि जैसे कि भाई कि यहाँ पर है बस स्टैंड और बस स्टैंड के पास में ये यहाँ पर पेट्रोल पंप है और यहाँ पर पास में पार्क होगा, इस तरह से। तो इस तरह से एक तरह से हम क्या करते हैं, इसको रफ़ डिज़ाइन बना लेते हैं। रफ़, ये रफ़ ड्राइंग होती है, ना कि एक तरह से ये नापा हुआ चित्र होता है कि भाई इतने सेंटीमीटर या फिर इतने मीटर की दूरी, ऐसा कोई मीटर में ये मेजरमेंट नहीं होता है। ये एक तरह से हम कहेंगे कि एक तरह से ड्राफ्ट के तौर पर हम जो कच्चा एक तरह से चित्र बना लेते हैं वो ये होता है रेखा चित्र। इसके बाद आता है प्लान। प्लान यानी खाका। तो ये जो होता है ये एक बड़े पैमाने पर एक छोटे से चित्र का एक चित्र होता है, छोटे से क्षेत्र का चित्र होता है बड़े पैमाने पर। मान लो कि छोटी सी चीज़ को आपको बड़ी करके दिखाना है कहीं पर, जैसे मान लो कि जो मैप होता है, देखो आपको जो इंडिया का मैप है, इंडिया के मैप पर जो आप स्टेट देखेंगे, स्टेट आपको इतना छोटा सा दिखेगा। अब स्टेट के अंदर का मान लो हमें अगर किसी गांव को दर्शाना है तो हम गांव को कैसे दिखाएंगे? इतने बड़े जो इतना छोटा सा मैप है, गांव कहाँ से दिखेगा जब स्टेट भी इतना छोटा है। तो अगर हमें देखो गांव दर्शाना है तो गांव का एक मैप हमें बनाना होगा, थोड़ा सा कहेंगे हम जूम करके देखते हैं ना, मोबाइल पर जूम करके जो देखते हैं इस तरह से। तो जो हम इस तरह से कुछ एक छोटे से क्षेत्र का जो बड़ा हम चित्र बनाते हैं वही कहलाता है हमारा खाका। इसको हम किसी भी तरह का मान सकते हैं। जैसे मान लो आपको घर बनाना है, घर का आपने ड्राफ्ट तैयार करा। देखो घर में भी आप जो है पूरा ड्राफ्ट तैयार करते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक बेडरूम होगा, यहाँ पर एक बेडरूम होगा, यहाँ पर दूसरा बेडरूम होगा, यहाँ पर हॉल रहेगा, यहाँ पर किचन रहेगी और यहाँ पर पार्किंग रहेगी। कुछ इस तरह से क्या करेंगे हम ड्राफ्ट एक तरह से तैयार कर लेंगे। इसको क्या करेंगे हम, इसका लेकिन मेजरमेंट होता है। जैसे वो स्केच जो था वो हम कच्चा चित्र तैयार करते हैं, उसमें कोई मेजरमेंट नहीं लेते हैं, लेकिन इसमें हम पूरा मेजरमेंट भी ले सकते हैं। इसको दोनों तरह का बना सकते हैं हम, इसको मेजरमेंट के साथ भी बना सकते हैं और बिना मेजरमेंट के भी बना सकते हैं इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
इसमें स्टेटमेंट दी हुई है और इसका कारण दिया हुआ है, रीज़न। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो पहले देख लेते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्यों ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसको समझ लेते हैं। देखो, जो स्टेटमेंट अगर हम पहली देखें तो इसमें क्या दिया हुआ है, कुछ देशों का जो अक्षांश होता है बहुत बड़ा होता है। अक्षांश और देशांतर रेखाएं अगर आपने नहीं पढ़ी हैं तो मेरी क्लास देख ले ज्योग्राफी की, उसमें डिटेल में मैंने समझाया हुआ है। अक्षांश रेखाएं बेसिकली ये होती हैं जो पृथ्वी पर कुछ इस तरह से खिंची होती हैं, इस तरह से हॉरिजॉन्टल जो लाइनें होती हैं इनको हम कहते हैं अक्षांश। अब एक अक्षांश बड़ा होने का मतलब क्या है कि कोई जो देश है वो इस तरह से फैला हुआ होगा ज़्यादा, तभी तो उसका अक्षांश विस्तार जो है ज़्यादा होगा ना। अक्षांशीय विस्तार इसको बोलेंगे हम। जितना ज़्यादा उसका अक्षांश लाइनें उसको वो कवर करेगा उतना ज़्यादा उसका अक्षांशीय विस्तार ज़्यादा होगा। तो ये बात बिल्कुल सही है। बहुत से ऐसे देश हैं जिनका अक्षांशीय विस्तार ज़्यादा है। कारण क्या दिया हुआ है, कुछ देशों ने एक से अधिक मानक समय को अपनाया हुआ है। अब देखो, मानक समय अपनाने का जो रीज़न दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है कि अक्षांश उनका बहुत बड़ा है। तो देखो, ये जो है एक्सप्लेनेशन इसलिए ही गलत है क्योंकि जो हमारा मानक समय अपनाने का जो कंसेप्ट है वो डिपेंड करता है देशांतरीय विस्तार पर। इस तरह का विस्तार होना चाहिए जब हमारा मानक समय ज़्यादा हो, मानक रेखाएं हम ज़्यादा रखेंगे, ना कि अक्षांशीय विस्तार। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, ये वाला विस्तार ज़्यादा होना चाहिए, ये वाला। देशांतर और अक्षांश अगर आपने समझ लिया है तो इसका कंसेप्ट को भी आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो देशांतरीय विस्तार यानी कि ऐसे वो देश ज़्यादा क्षेत्रफल घेरना चाहिए जब उसके लिए कई सारे मानक समय होंगे। अगर वो ऐसे है तो जब उसके मानक समय पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मानक समय हमारे क्या हैं, देशांतर से जुड़े हुए हैं। देशांतर लाइनें होती हैं ना कुछ इस तरह से, वर्टिकल जो खींची होती हैं इस तरह से। तो ये जो है इसी वजह से ये कारण गलत है। वैसे तो दोनों सही है। दोनों सही क्यों है वो मैंने बता दिया आप। और जो वैसे अगर इसको अच्छे से बताऊँ तो देखो, यहाँ पर आप रसिया के थ्रू समझ सकते हैं। जो जैसे कि भारत में मानक समय एक ही है, जो कि हमने अभी देख लिया है, जो 82.5 डिग्री की जो मानक रेखा हमने मानी हुई है, वही टाइम जोन जो है हर जगह चलता है हमारे देश में। लेकिन रसिया को अगर हम देखें, देखो यहाँ पर आप देख रहे होंगे रशिया का जो देशांतरीय विस्तार है ये काफ़ी ज़्यादा है। चौड़ाई देख रहे हैं आप, तो चौड़ाई ज़्यादा है, यानी कि जो ये देशांतर लाइनें होती हैं, जितनी ज़्यादा देशांतर लाइनों को ये कवर करेगा उतना ही देशांतरीय विस्तार उसी कंट्री का होगा। तो रशिया का इतना बड़ा देशांतरीय विस्तार है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा देशांतर लाइनें इसने कवर की हुई हैं। तो इसीलिए इसमें कितने 11 मानक समय अपनाए गए हैं। 11 टाइम जोन है रसिया में। तो यहाँ पर आप अलग अलग टाइम जोन को डिवाइड भी किया हुआ है, देख सकते हैं आप कलरफुल। जो आप देख रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां। तो इस तरह से ये यहाँ पर टाइम जोन है, क्योंकि जो देशांतरीय विस्तार है वो ज़्यादा है, ना कि अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय होता तो वो कुछ इस तरह से होता, जो कि फ़र्क नहीं पड़ता टाइम जोन पर उससे। तो उम्मीद है कि ये कंसेप्ट आपने समझ लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्योग्राफी से ही है। इसमें मैच ऑफ द फॉलोइंग है। एक तरफ ये कुछ शहर दिए हुए हैं और एक तरफ इनका टेम्परेचर, यानी कि हम कहें जो होता है ना जलवायु दी हुई है, किस तरह की जलवायु है इस शहर की, इसको हमें मैच करना है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। ऑप्शन नंबर सेकंड को अगर हम गौर करें तो ये कैसे मिलेगा, देखो मिला लेते हैं इनको। पहले को हम मिलाएंगे तीसरे से, यानी बीकानेर जो है, बीकानेर की जलवायु जो है वो गर्म है। बीकानेर जो शहर है राजस्थान का एक शहर है वो, तो आपको पता ही है राजस्थान में सबसे कम बारिश होती है, तो इसीलिए वहाँ का जो जलवायु है वो गर्म ही होगी। फिर आता है मुंबई का जो है जलवायु वो है आर्द्र जलवायु, यानी ना तो ये ठंडा रहता है ना ही गर्म रहता है, और समुद्र के किनारे है तो इसलिए इसका जो एरिया है वो ह्यूमिड रहता है। फिर है सी को मिलाएंगे दूसरे से। मौसिनराम जो है वर्षा क्षेत्र है, आपको पता ही है मौसिनराम से सबसे ज़्यादा बारिश होती है, तो इसको दूसरे से मिला देंगे। और डी को मिला देंगे हम फोर्थ से। द्रास जो है वो ठंडी जलवायु पाई जाती है यहाँ पर, सबसे ठंडा है ये इनमें। तो द्रास जो है लद्दाख का एक सिटी है, तो यहाँ पर आपको पता ही है जो लद्दाख है वो ठंडा इलाका है वहाँ का, तो ठंडी जलवायु वहाँ पर पाई जाती है। तो सेकंड हमारा करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस भाग में लगभग सभी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, जिसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवीय क्षेत्र में जाते समय देख सकते हैं। तो भारत में एक क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर सभी तरह की जलवायु आप देख सकते हैं, जो गर्म इलाकों में पाई जाती है और जो ठंडे इलाकों में पाई जाती है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। हिमालय ऐसा क्षेत्र है, क्योंकि देखो हिमालय जो है, हिमालय काफ़ी बड़े एरिया में ये फैला हुआ है हिमालय। अब जो हमारा देश है वो देखो गर्म एरिया में भी आता है वो, और ठंडे एरिया में भी आता है। तो इसी वजह से जो हिमालय है उस पर आप सभी तरह की वनस्पति देख सकते हैं, जो कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाते समय, देखो भूमध्य रेखा यहाँ है और यहाँ पर है ध्रुव। अब भूमध्य रेखा पर टेम्परेचर कैसा रहता है, गर्म रहता है, और जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ बढ़ेंगे
तो टेम्परेचर कैसा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो गर्म से ठंडे क्षेत्र की तरफ जाते हुए जिस तरह की वनस्पति हम देखते हैं वैसे ही हम पाते हैं वनस्पति हिमालय पर भी। तो हिमालय में लगभग सभी तरह की वनस्पति आपको मिल जाएंगी। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, और इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन प्लीज़ आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, और शेयर ज़रूर करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। आजकल काफ़ी मतलब गर्म दिन रहते हैं, तो मतलब बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है एक वीडियो बनाने में। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर लें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, जिससे कि आपको आगे के भी नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग स्टडी मोर नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।